नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और बाजार इस हफ्ते में। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं शेयर बाजार का हाल, इस हफ्ते कैसा रहा हाल। लेकिन कल शनिवार को वित्त मंत्री ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की और साथ में जीएसटी परिषद की बैठक में कुछ अहम फैसले भी लिए और इसलिए हमने सोचा इस कार्यक्रम में उन फैसलों पर भी चर्चा की जाए। साथ ही साथ अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, आपके जहन में कोई सवाल है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे शेयर बाजार के ऊपर भी। आप नरमी के रुख के बीच स्थानीय बाजार में जो ऑयल एंड गैस है, कैपिटल गुड्स है और जो दूसरे सेक्टर्स हैं एफएमसीजी सेक्टर्स, उसमें बिकवाली की वजह से 6 सत्रों में जो लगातार तेजी दिख रही थी उसका सिलसिला शुक्रवार को थम गया। इस दौरान दोनों ही प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। आपके मन में भी कोई सवाल है, जानना चाहते हैं शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी परेशानी का हल, किसी भी स्टॉक्स की चाल, कहाँ निवेश करना है, मुनाफे का सौदा, कौन सा सेक्टर बेहतर रिटर्न देगा, इन तमाम सवालों के साथ हम आज जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट। सवाल पूछने के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे 23387031 और 0112309767। लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जीएसटी परिषद में आम करदाताओं को राहत देने के लिए कई अहम फैसले हुए। जीएसटी परिषद में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगाने के लिए जल्दी ही पूरे देश में बायोमेट्रिक आधारित जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जाएगी। और ब्यौरा इस रिपोर्ट में। राज्यों के साथ बजट पूर्व चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई, जिसमें करदाताओं को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। वेटिंग रूम जैसी रेलवे की कुछ सुविधाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। छात्रों और प्रोफेशनल्स को राहत देते हुए बाहर की हॉस्टल सुविधा पर जीएसटी में राहत मिली है। कम से कम 90 दिनों के लिए 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के शुल्क पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह से डिब्बा बंद दूध पर जीएसटी की दर को 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। हर तरह के पेपर कार्टन पर जीएसटी दर 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। हर तरह के सोलर कुकर पर जीएसटी दर 18% से कम होकर 12% करने की सिफारिश की गई है। साथ ही किसानों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रिंकलर्स और फायर स्प्रिंकलर्स पर अब 12% की जीएसटी दर होगी। Services provided by Indian Railways to the common man, sale of platform tickets, facility of retiring rooms, waiting rooms, cloakroom services, battery operated car services are being exempted from GST. Further, intra-railway supplies are also being exempted. The measure of relief for students and working professionals, Council has recommended to exempt accommodation services having a value of supply up to 20,000 per person per month. कारोबार को आसान बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए भी जीएसटी परिषद ने कई फैसले लिए। साल 2017 से 2020 के बीच दिए गए नोटिस पर अगर 31 मार्च 2025 तक जीएसटी अदा कर दिया जाता है तो ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। इसी तरह से अगर कोई कंपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न में कोई संशोधन करना चाहती है तो उसे नया जीएसटीआर 1A फॉर्म में नई जानकारियां देने का विकल्प होगा। 2 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को सालाना रिटर्न जीएसटीआर 9 या 9A भरने से छूट दी गई है। फेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में जल्दी ही बायोमेट्रिक आधारित जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जाएगी। हाल ही में 44,000 करोड़ रुपए के आईटीसी धोखाधड़ी का मामला सरकार के संज्ञान में आया था। ऑनलाइन में जो वेरिफिकेशन हो रही है, ठीक हो रही है, होने दो, उसका कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं हम, वो चालू रहेगा। मगर ये सुविधा स्टेशन जो सर्विस सेंटर बनता है उसमें जाकर के इकट्ठा सभी जो रिक्वायरमेंट है, आधार है, आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, आपके पेपर्स है, सब इकट्ठा देने में गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस बेस करते हुए मैं बोल रही हूँ, in a matter of 15-20 minutes all paperwork is done and registration हो जाता है नया कंपनियों का। बड़ी तादाद में जीएसटी नोटिस भेजने पर वित्त मंत्री ने सफाई दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि सेंट्रल जीएसटी विभाग ने केवल 2% से भी कम टैक्स पेयर्स को ही नोटिस भेजा, जिनकी संख्या 1,14,000 के करीब है। I want to be clear on this. Our intention is to make it easier, simpler, less cumbersome. And sooner that we talk of more and more ease of doing business, we'll follow that. And that is proven by this data, that as of 31st December 23,
only 1.96% of these assessees have been sent a notice. वित्त मंत्री ने एक बार फिर से दोहराया है कि केंद्र सरकार शुरू से ही पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला सभी राज्यों को मिलकर लेना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जीएसटी दरों में विसंगति को दूर करने के लिए बनी मंत्रियों के समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जीएसटी दरों पर इस समूह की सिफारिशों पर परिषद की अगली बैठक में विचार किया जा सकता है। राज्यों में चुनाव के बाद अब जीएसटी परिषद में 11 नए वित्त मंत्री इस 53वीं बैठक का हिस्सा बने। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं वेद जैन साहब, जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं ICAI के। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। और नरेंद्र बाधवा जी शेयर मार्केट पर राय देंगे, और नंबर्स आपकी स्क्रीन पर टॉप बैंड में फ्लैश हो रहे हैं, आप लगातार उन पर निगाह रख सकते हैं और इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। लगातार हम बाधवा जी से संपर्क करेंगे। वेद जैन साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आम आदमी से जुड़ी जो राहत की खबर आई है, थोड़ा सा हमें समझाएं कि ये जो छात्रों के लिए अकोमोडेशन में छूट देने का फैसला किया गया, उसका असर क्या होगा। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई इसमें क्या होगा एग्जैक्ट, तो आप क्लैरिफिकेशन दें। देखिए अजय जी, ये एक अच्छी बहुत छूट दी गई है वित्त मंत्री ने, और ये ध्यान में रखते हुए कि जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में रूरल एरिया से आते हैं, तो हर स्कूल और कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी तो होती है, लेकिन वो इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं है कि वो सभी बच्चों को अकोमोडेट करे। बहुत सारे स्कूल कॉलेज में हॉस्टल है भी नहीं। तो उससे क्या होता है कि वो स्कूल के बच्चे जो बाहर गाँव दूसरे शहर से या दूसरे रूरल एरिया से आते हैं, तो स्कूल और कॉलेज के नज़दीक में बहुत सारे हॉस्टल टाइप बन गए हैं। जी। और जहाँ पे वो किराया अगर हॉस्टल का देते हैं तो उसके ऊपर GST लगता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा में एक तरह से कंसेशन लाने के लिए, बच्चों को आराम करने के लिए, तो एक नया प्रावधान किया गया है कि अगर आप ऐसे हॉस्टल की चला रहे हैं और प्रति बच्चा 20,000 रुपये पर महीने से अगर आपका टोटल खर्चा लेते हैं, किराया लेते हैं उनसे, और वो बच्चा 3 महीने के लिए मिनिमम उसमें वहाँ रहता है, तो उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत अपने आप में एक फैसिलिटी क्रिएट की है, कंसेशन दी है। और जो एक अगर एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए रूरल बच्चों जो क्षेत्र से आते हैं, दूसरे शहर में पढ़ाई करने आते हैं, तो उनको इसमें GST की एक बहुत बड़ी छूट मिलेगी, और ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है इसके बारे में। और ये प्रोफेशनल्स के लिए भी होगा, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी इसको किया गया है। और मान लीजिए अगर 1-2 बच्चे होते हैं तो 40,000 रुपये या 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मंथ तो थोड़ा ज़्यादा लगता है किसी छात्र के लिए, क्योंकि वो डेलीगेसी में रहते हैं या फिर आसपास के किसी छोटे अकोमोडेशन में रहना पसंद करते हैं। 5,000, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये तक अफोर्ड कर पाना छात्रों के लिए प्रति माह प्रति छात्र थोड़ा सा ज़्यादा लगता है आम आदमी के लिहाज से, मिडिल क्लास के लिहाज से। नहीं, 20,000 रुपये तक की छूट है। यानी कि आप 6,000 रुपये भी देंगे तो भी छूट मिलेगी। यानी कि अगर 20,000 रुपये पर मंथ से ज्यादा का अगर किराया बनता है तो फिर उसके ऊपर GST की छूट नहीं मिलती। तो ये इसी बात को ध्यान में रखा गया है कि आमतौर पर जो छात्र हैं और जो भी व्यक्ति ऐसे हॉस्टल में रहता है, मैं नहीं समझता कि उनका खर्चा 500 या 600 रुपये पर डे से ज्यादा का होता है। तो लगभग 600-650 रुपये पर मंथ तक अगर वो पर डे का अगर खर्चा उसमें आता है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो 20,000 रुपये महीने का एक मेरे हिसाब से एक रीजनेबल अमाउंट रखा है, और ये उन्हीं को छूट दी गई है कि जो एक लोअर लेवल, मिडिल लेवल की वर्किंग है। हायर लेवल की अगर वो आप अगर 30,000 पर मंथ देते हैं, 50,000 पर मंथ देते हैं, तो उस पर GST की छूट नहीं मिलेगी। ये क्लैरिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब सर कुछ प्रोसीजरल रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, उसमें कुछ इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज़ पर भी छूट दी गई है। साथ ही साथ कुछ सेवाओं में आपको GSTR में संशोधन करने की और कुछ फॉर्म्स को न भरने की भी रियायत दी गई है। सिंप्लीफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए? देखिए क्या है, एक सबसे बड़ी छूट दी है। हमारे यहाँ GST 1 जुलाई 2017 से लगा था, तो उस समय बहुत से लोगों से हो सकता है गलती हो गई या नहीं समझ पाए या नहीं पाए। तो कल वाली GST काउंसिल का एक बहुत अच्छा डिसीजन है कि आपके बारे में कोई डिमांड क्रिएट की गई है 17-18, 18-19 और 19-20 की, और उस डिमांड के ऊपर आपके ऊपर कोई फ्रॉड का या मिसअप्रोप्रिएशन का कोई एलिगेशन नहीं है उस बारे में, कोई चीटिंग करने का, और आपकी कोई गलती हुई है, कोई टैक्स बनता है, तो आप अगर 31 मार्च 2025 से पहले उस टैक्स को जमा करा देंगे पूरे को, तो पेनल्टी और इंटरेस्ट आपको माफ़ कर दिया जाएगा, नहीं लगेगा। एक तरह से ये सेटल करने का तरीका है कि भाई आपको लिटिगेशन करें, झगड़ा करें, आपकी कोई डिमांड क्रिएट हो गई है तो आप टैक्स जमा कराइए, इंटरेस्ट और पेनल्टी की वेवर हो जाएगी। इसी तरह से जो एक प्रिजम्पटिव मॉडल की टैक्सेशन होती है, जिसके अंदर कि आपको एक सालाना रिटर्न भरनी होती है, एनुअल रिटर्न भरनी होती है, जिसका पीरियड पहले 1 महीना था कि 30 अप्रैल तक भरना है, तो उसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। तो हर साल अब वो 3 महीने से वर्ष खत्म होने के बाद वो GSTR 4 कहते हैं, उसको भरने दी जा सकती है।
इसी तरह से जब हम GSTR 1 भरते हैं, जो 10 दिन के अंदर, महीने के अंदर जमा करानी होती है, उसमें कई बार गलतियाँ रहती हैं, कोई त्रुटियाँ हो गई हैं, उसको भी ठीक करने के लिए उन्होंने एक नया GSTR 1A 3A फॉर्म लगा दिया कि आप उसको 1A भर के उसको आप फार्म को करेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से आपने लिखा लिटिगेशन के बारे में भी बहुत सारे जो विवाद होते हैं उसके लिए बहुत भारी छूट देने की कोशिश की गई है। तो ये कल की जो काउंसिल की मीटिंग थी, मेरा मानना है ये सारी बेसिकली टैक्स पेयर फ्रेंडली और लोगों को सुविधाएं देने के लिए बनाई गई है। आपने देखा होगा रेलवे के बारे में भी वित्त मंत्री जी ने अच्छी काफ़ी घोषणाएं की हैं कि रेलवे में जो प्लेटफॉर्म की टिकटें और जो सुविधाएं दी जाती हैं उसके ऊपर भी GST नहीं लगेगा, और इंट्रा रेलवे सर्विसेज जो कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे स्टेट में जाती हैं उसके ऊपर भी GST नहीं लगेगा। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी छूट की वर्किंग की गई है। तो कल का जो सारा फोकस था वित्त मंत्री जी का वो बेसिक और GST काउंसिल का था कि जो जहाँ जहाँ उनको लगा कि टीथिंग प्रॉब्लम है जो इजी किया जा सकता है उनको सुविधा देने की कोशिश की गई है। सर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, कुछ और भी मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार शेयर बाजार पर चर्चा। नरेंद्र वाधवा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। कोई सवाल आपके मन में है तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत एक बार फिर से। आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते। हम चर्चा कर रहे हैं GST, उसका असर खासतौर पर शेयर बाजार पर। अब हम चलते हैं, हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं नरेंद्र वाधवा साहब, बहुत धन्यवाद। बजट पर चर्चा लगातार चल रही। वित्त मंत्री ने कल स्टेट के मिनिस्टर्स के साथ भी चर्चा की। कई सारे चीफ मिनिस्टर्स, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर शामिल थे। रन अप टू द बजट बाजार की चाल किस तरह से है सर? ऑल टाइम हाइस तो हम देख ही रहे हैं। नमस्कार जी, वेद जी को भी नमस्कार। GST का मैं एक पॉइंट लेता हूं कि हॉस्टल का जो ये है ये बहुत अच्छी ट्वीक है। ये बहुत हमारी डिमांड थी। हम 2 IPOs कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। उसके अंदर वो हॉस्टल्स को मैनेज करते हैं। 4000 5000 रूम्स है। इतना बड़ा बाजार है जी, उतना बड़ा बाजार है। लेकिन उसके अंदर उनकी यही डिमांड थी कि GST की ये कंटीजेंट लायबिलिटी या जो ये लायबिलिटी थी इसकी क्लैरिटी आई है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और मेरे को लगता है GST काउंसिल को हमने MOS को भी दोबारा अप्रोच करा है कि ये जो नंबर ऑफ जो रेट्स हैं इसको भी कहीं कंसोलिडेट करने की जरूरत है। कई ट्वीकिंग करी है, जैसे कार्टन्स के अंदर 18 से 12% करा है। जी जी जी। इसी तरह हमारे को लगता है कई रेट्स जो हैं उनको रैशनलाइज बहुत सारे करेंगे। रेट उनको ठीक करने की जरूरत है। देखिए, जब भी बजट आता है, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसमें इलेक्शंस जो हमारे थे जी, उसके जी। रिजल्ट्स आए, अपवर्ड मूव हमने देखा। अब 1 महीना है, मैं परसों जो FM की मीटिंग थी कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स की उसमें जी, भी था। जी, जी, जी। तो उसके अंदर फोकस तो रूरल इकोनॉमी के ऊपर काफी है और फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है। तो मेरे को लगता है, और एक और इवेंट हुआ है अजय जी कि MSP के 14 आइटम है जिसके हाँ अंदर जी, हाँ इन्होंने MSP बढ़ाई है। तो रूरल इकोनॉमी की तरफ जोर है और रूरल इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आएगा। मेरे को चलिए लगता सर, है ये इस प्रोग्राम को देखते देखते प्रशांत जी आ चुके हैं विदिशा से। आपके लिए सवाल है, उनका ले लेते हैं। बिल्कुल लाइव सवाल। प्रशांत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सवाल कीजिए। धन्यवाद। जी सुशांत जी, सर, सॉरी। मेरा ये हेलो सुशांत जी नमस्कार, जी जी सर। सवाल करें सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जो कल GST के बारे में डिसीजन हुआ था हाँ। कि जो हॉस्टल में जो फीस लगेगा वो कम होगा जो GST, तो हॉस्टल में जो मेस फीस रहता है जो खाना पीना का, हाँ, तो हाँ। उसमें कैसा इफेक्ट आएगा अभी का डिसीजन में? चलिए जैन साहब, अगर कोई ऐसा अकोमोडेशन जो साथ में खाने के भी खर्च, मेरे ख्याल से सारे खर्चे उसमें शामिल किए गए हैं। अगर सारे देखिए, अगर कंसोलिडेटेड 20,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा होगा तो GST लग जाएगा, और कंसोलिडेटेड 20,000 से कम होगा तो नहीं लगेगा। अगर उसके अंदर किराया और खाना शामिल है तो स्वाभाविक है कि वो 20,000 रुपये के कंसोलिडेटेड फिगर के अंदर ही आएगा। एनी सर्विसेज, मेरे ख्याल से उसमें कहा गया है कि किसी भी तरह की सर्विसेज आप ले सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है फ्रिज, AC, बहुत सारे हॉस्टल्स में सुविधाएं होती हैं, बच्चों को खाने, वॉशिंग मशीन की सुविधा होती है। तो जितनी, मेरे ख्याल से जितना भी खर्च आपको एट वन गो देना पड़े तो 20,000 रुपये का सीलिंग है सर। बिल्कुल। चलिए इस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
बाधवा जी, आप बजट की चर्चा कर रहे थे तो आपको कुछ सेक्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं जो बजट में, बहुत सारे लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होता है या फिर रूरल की आपने बात की तो एफएमसीजी पे लोगों का ध्यान रहता है, तो इस तरह के कुछ फेवरेट्स इस साल उभर रहे हैं या कुछ नए फेवरेट्स? इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर जो है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट का फोकस है, और सीमेंट उसके अंदर एक बहुत प्रॉक्सी है और बहुत अच्छा लगता है हमारे को। डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, इसको भी मेरे को लगता है इसके अंदर बजट के अंदर काफी कुछ आना है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफी जोर है गवर्नमेंट का इसको बढ़ाने का। नई नई ट्रेन आ रही हैं, नए नए डिफेंस के अंदर भी जो है लोकली जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो उससे पीएसयू काफी कंपनीज हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर, वो फोकस रहेंगी। और रेलवेज जो है, एक और चीज है जो हम बार बार बोलते हैं, ये हेल्थ केयर सेक्टर अभी यहाँ पर काफी डेफिशिएंट है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ये सेक्टर हमारे को बहुत अच्छा लगता है, गवर्नमेंट का आने वाले टाइम पे फोकस हो रहेगा। एक और ब्रेकआउट लग रही है हमारे को, वो है आईटी सेक्टर के अंदर। मैं सिर्फ स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें काफी बड़ा ब्रेकआउट लग रहा है, तो उस पर भी फोकस किया जा सकता है। बजट के अंदर काफी पॉजिटिव चीजें आने की जरूरत चलिए लगता है। जी बिल्कुल, एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट किया कि हम नया बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन करने जा रहे हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा इंडस्ट्री पे, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? एमडीएच राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। एमडीएच। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. स्वागत है आप सभी का। और इस बीच कपिल त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, शेयर मार्केट से जुड़ा कोई सवाल उनके पास है, मोदी नगर से जुड़ गए हैं। नमस्कार कपिल जी, कैसे हैं आप? कपिल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैं स्टूडियो से अजय बोल रहा हूँ। जी सर। जी सर, सवाल कीजिए। नमस्कार कपिल जी, प्लीज सवाल कीजिए। नमस्कार, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? जी बताइए बताइए। सर नमस्कार सर, नरेंद्र सर से मेरा सवाल है सर। हाँ सर, ये चाइना जो माल, ये केमिकल कंपनी के रिगार्डिंग है, बताइए सर। ये केमिकल कंपनियां जो है सर। कपिल जी सवाल कीजिए ना प्लीज। टीवी का चाइना जो माल डंप कर रहा है सर स्पेशलिटी केमिकल में, और ये सारी हमारी स्पेशलिटी कंपनी या जो शेयर मार्केट की है वो सारे शेयर में डाउन जा रहे हैं सर। ठीक है, धन्यवाद। नरेंद्र बादा साहब, केमिकल सेक्टर में जो प्रेशर है उस पर सवाल है कि क्या करना चाहिए, चिंता इनको हो रही है। के बाद हमारे यहाँ पर ये एक सेक्टर बहुत चला था स्पेशलिटी केमिकल्स का, तो उसके अंदर जब चाइना दोबारा खुला तो यहाँ दबाव आना शुरू हो गया था, क्योंकि वहाँ के यूनिट जो है दोबारा एक्टिव हो गए थे। लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे वर्ल्ड हमारे एक और सप्लाई चेन की तरफ देख रहा है, और जो कोविड के अंदर डिस्ट्रप्शन हुई थी, इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल का, और यहाँ के स्टॉक्स जो है वो आप कह रहे हैं कि दबाव है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत ब्रेकआउट है। जो उनकी अग्रणी कंपनियां हैं, अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी यहाँ से। जैन साहब, आपसे अगर हम समझना चाहें कि ये जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की बात वित्त मंत्री ने की है, उसका असर क्या पड़ेगा, और जो फेक इनवॉइसिंग की समस्या थी, क्या इससे एक बड़ी लगाम उस पर लगेगी? देखिए, ये बड़ा अच्छा कदम है, और जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये गुजरात में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, अब ये सारे देश में लागू किया जाएगा। एक ये बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज होता है। पहले देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग रजिस्ट्रेशन में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, कुछ फॉर्म भर दीजिए, हम ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जी। वो ईज़ थी करने की। अब उसमें पता लगा कि अगर उसको करते हैं तो उसमें फ्रॉड हो गया, लोगों ने मैनिपुलेट किए, डॉक्यूमेंट को फोर्स करके रजिस्ट्रेशन ले लिए, और वो जीएसटी किसी और के नाम का हो गया और वो फ्रॉड होने लगे। फिर सरकार ने उसका एक अल्टरनेटिव निकाला कि नहीं, हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, जिसमें इंस्पेक्टर जाएगा, कोई जाएगा, वेरीफाई करेगा। वो उसी फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया।
उसमें फिर क्योंकि ह्यूमन इंटरफेस हो जाता है तो फिर इशू आता है इंटेग्रिटी का और बहुत सारे इशू आते हैं कि भाई चैलेंज हो जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य निकालने के लिए एक रास्ता निकाला गया जिसमें ये बायोमेट्रिक बहुत ईजी है, जो ऑनलाइन से बेटर है क्योंकि उसमें फ्रॉड होने के चांस, क्योंकि आपके बायोमेट्रिक के आधार के कार्ड पे वेरिफिकेशन होगी और फिजिकल इंटरफेस भी नहीं है साथ के साथ। तो उसके बीच में एक अच्छा रास्ता निकाला गया कि देखिए आपके इजी भी हो जाएगा, फ्रॉड भी नहीं होगा और ह्यूमन इंटरफेस भी नहीं होगा, ताकि आपको किसी के साथ कोई वो फेवर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो गुजरात में मॉडल इंप्लीमेंट किया गया और वो सक्सेसफुल रहा है। तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन किया कि अब ये रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन है ये आप करा लीजिए करके, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए आपको जो सुविधा सेंटर बने हुए हैं वहाँ जाइए, आप अपना आधार कार्ड या और अपनी वो बायोमेट्रिक्स कराएंगे ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि जो आपने पर्टिकुलर दिए हैं वो आप ही के हैं और आप ही वो लोग हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक आधार एक ऐसी चीज है इसमें मैनिपुलेशन नहीं की जा सकती। तो वो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और जिम्मेदारी भी होगी, जिम्मेदारी हो जाएगी, तो फ्रॉड भी रुक जाएगा और ईज भी हो जाएगी और ह्यूमन इंटरफेस भी नहीं होगा। ये एक फेसलेस, जिसे हम कहते हैं, एक बहुत अच्छा तरीका निकाला जा रहा है ओवर ए पीरियड। और इसमें 99% तो क्या है कि आप सेंटर में जाएंगे, सुविधा इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा, वो हो जाएगा। लगभग 1-2% केस हो सकते हैं जहां थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, वो ओवर ए पीरियड रिजोल्व करने की कोशिश की जाएगी। और बादवा साहब जो कह रहे थे कि ये जो रेट रैशनलाइजेशन पर जो बात चल रही है उस पर भी शायद कह रहे हैं कि जो जीओएम है वो अगली मीटिंग तक कोई ना कोई सिफारिशें देगा और उस पर चर्चा जल्दी शुरू होगी। तो किस तरह के सिंप्लीफिकेशन की उम्मीद हम वहां पर कर रहे हैं जैन साहब? देखिए क्या होता है कि जीएसटी हमने 1 जुलाई 2017 से लागू किया। उस समय जो भी काउंसिल बनी, जो सरकार ने बनाया कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ टैक्स रेट रखा जाए ताकि टैक्स से कलेक्शन भी रीजनेबल हो जाए और टैक्स पेयर को भी बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं पड़े। अब पिछले 5 सालों में 7 सालों में हमने देखा कि टैक्स की कलेक्शन काफ़ी इंप्रूव कर गई है, अच्छी कलेक्शन है और कुछ क्षेत्रों में इसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जिसमें, क्योंकि अब इलेक्शन होने के बाद वो फिर चेंज हो गए हैं, तो उसकी एक कार्यप्रणाली चल रही है, डिस्कशन चल रहे हैं। और ये एक अपने आप में जब टैक्स रेट रीस्ट्रक्चर करने होते हैं, ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव इशू होता है, इजी नहीं होता है। पुल एंड प्रेशर हर क्षेत्र चाहता है कि मेरा टैक्स रेट कम हो जाए, दूसरे से नहीं आए। अब आज की डेट में जो बदवा जी का क्वेश्चन है कि देखिए 5 टैक्स रेट हैं आज की डेट में, इसको घटाने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कंसीडर कर रहा है, कोशिश जारी है कि 5 को घटा के 4 रेट बनाए जाएं या 3 रेट बनाए जाएं, और 5 को जब 4 या 3 करने हैं तो क्या 12 से 15 वाला लाया जाए, 18 से 15 लाया जाए, 28% से ऊपर वाले का क्या होगा, एक जो सिन टैक्स जिसे 28% से ऊपर सेस लगाते हैं उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये सारे इशू अपने आप में बहुत चिंतन के हैं और अपने आप में बहुत गहरे समझने की जरूरत है। तो वित्त मंत्री जी ने कहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर देखेंगे, नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग में वो अपने विचार लेकर आएंगे और उसे कंसीडर किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि उसकी अप्रूवल हो, कंसीडर किया जाएगा और सभी के विचार विमर्श लेने के बाद उसके बाद जो काउंसिल डिसीजन लेगी फिर ये रिस्ट्रक्चरिंग होगी। जरूरत है रिस्ट्रक्चरिंग करने की, लेकिन मुझे लगता है अभी समय लगेगा, एटलीस्ट 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर ये मुझे लगता है ये शायद ये प्रणाली पूरी हो पाएगी। चलिए एक और छोटा सा ब्रेक का वक्त हो चला है। आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, MDH कश्मीरी। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब इस प्रोग्राम के हम अंतिम हिस्से में आ चुके हैं। मेरे पास बहुत ही कम वक्त बचा है। जैन साहब, आपसे सवाल और 30 सेकंड का समय सिर्फ मेरे पास है। NDA 3.0 में क्या आपको लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर एक मेजर फोकस आप देखने जा रहे हैं? देखिए, कल की काउंसिल मीटिंग तो इस बात का पूरा इशारा कर रही है कि NDA 3.0 में मेन फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सो फार कमर्शियल सेंस से रहेगा। और कल की जो मीटिंग मुझे लगता है जितने भी रेजोल्यूशन पास हुए हैं, जो डिसीजन लिए गए हैं, वो वित्त मंत्री जी को अपने एनेबलिंग प्रोविज़न है जो बजट 2024 में जो अमेंडमेंट मूव की जाएंगी उसको एक काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है। और सारे डिसीजन, चाहे हमने लिटिगेशन कम करने के, जो टैक्स डिपॉजिट कराने के, अपील के अलावा जो 20% से 10% घटाने की, 25 करोड़ से 20 करोड़ की सेलिंग लगाने के लिए, जो 3 साल की छूट देने के लिए, जो टैक्स पीरियड बढ़ाने के लिए,
ये सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बातें हो रही हैं। तो स्वाभाविक है कि मेन फोकस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का है। मेरा ऐसा मानना है, देश की अगर आर्थिक उन्नति होती है तो खुशहाली सभी को आएगी। तो आर्थिक उन्नति में ये चीज़ें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और व्यापार को जितना हम बढ़ावा देंगे उसके फल सभी को मिलेंगे और उसकी तरक्की में, खुशहाली में सभी का हिस्सा मिलेगा। अब मुझे लगता है कि नरेंद्र बादवा साहब भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि उसका असर सकारात्मक शेयर बाजार पर पड़ेगा। बादवा साहब, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही है, इस प्रोग्राम को समाप्त करना पड़ेगा। हम लगातार आपसे शेयर बाजार से जुड़े सवालों के लिए आपसे संपर्क करते रहेंगे। फिलहाल बाजार इस हफ्ते के आज के इस अंक में मुझे और जैन साहब को, बादवा साहब को इजाज़त दीजिए, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।